Hello guys, I Harsh and I welcome you all to the YouTube channel of Nimbus Defense Academy. I hope you guys are doing well और आप बहुत ही अच्छे होंगे। हाल ही में एनडीए का रिजल्ट आउट किया गया है और बहुत ही जल्द सीडीएस और एफकेट का भी रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। सो दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर यू गाइज हु आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि उनका एफकेट और सीडीएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और जिन्होंने एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है वो अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। सो उसी के लिए हम अपनी एसएसबी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर रहे थे और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर हम कवर करेंगे कि बिम्स्टेक है क्या, बिम्स्टेक की फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है और करेंटली बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जो बिम्स्टेक है, करेंटली बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन जब बिम्स्टेक को 1997 में सेटअप किया गया था अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, तब इसका नाम था बिस्टेक, क्योंकि बिम्स्टेक के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो टोटल 4 थे, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जब 1997 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन बिम्स्टेक को सेटअप किया गया था, इसका नाम था बिस्टेक। और जब 1997 में ही इसको म्यांमार ज्वाइन करता है, तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है, बिम्स्टेक। तब इसका नाम चेंज करके रखा जाता है बिम्स्टेक, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए क्या होता है, 2004 में इसको 2 नेशंस और ज्वाइन करते हैं। इन 2004 2 मोर नेशन ज्वाइन हुआ, भूटान एंड नेपाल, जो कि इसको कब ज्वाइन करते हैं, 2004 में। और उसके बाद इसका नाम चेंज करके रखा जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आइए आगे चलते हैं हम और सबसे पहले यह समझते हैं कि बे ऑफ बंगाल की सिग्निफिकेंस आखिर है क्या, क्यों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी जो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस को शो कर रही है। सो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है फिशरीज। इसको हम रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी से, करेंगे इकोनॉमी से। जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, और ये कंट्रीब्यूट करता है कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो पहली सिग्निफिकेंस जो अपनी बे ऑफ बंगाल की आ जाती है वो इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाती है, और इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं एग्जांपल को कि यहाँ पे फिशरीज का बहुत ही अच्छा जो ट्रेड है वो होता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी एक फिशिंग ग्राउंड भी है। जो दूसरा अपना इंपॉर्टेंस आती है वो आती है इन्वायरमेंट रिलेटेड। बे ऑफ बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और मैंग्रोव फॉरेस्ट आर दी वन ऑफ द बेस्ट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन साइट्स है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन साइट्स वो होती हैं जो अपने अंदर नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करती हैं और वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग होने से कम करती हैं। जो अपनी थर्ड सिग्निफिकेंस आती है बे ऑफ बंगाल की, वो आती है मिनरल रिसोर्सेस। जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इज चाइना। देखिए इस मैप के थ्रू समझते हैं। जो चाइना है, चाइना डू नॉट डायरेक्टली शेयर्स बॉर्डर विद मैरीटाइम बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल, लेकिन थ्रू म्यांमार के थ्रू जो चाइना है वो बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के पोर्ट्स हैं उसके ऊपर काफी सारी चाइनीज एक्टिविटीज देखी गई हैं, कुछ बेसिस भी हैं चाइना के म्यांमार के अंदर। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बे ऑफ बंगाल है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है बे ऑफ बंगाल की, वो आती है पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियन पोर्ट्स भी कोलकाता वाले रीजन में प्रेजेंट हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। सो these 5 points represent the importance of Bay of Bengal, right?
तो अब मूव करते हैं कि जो बिम्स्टेक है उसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है। देखिए देयर आर टोटल 7 मेंबर कंट्रीज इन बिम्स्टेक। टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं, 7 मेंबर्स हैं। और वो 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखिए BBIN दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, उसके बाद आती है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, एंड देन अपनी आती है श्रीलंका। दैट इज BBINMTS। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। दीज आर दी 7 मेंबर नेशंस ऑफ द बिम्स्टेक। और 4 जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो कौन से थे? BIST, BIST, दैट इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स। और जो करेंटली 7 मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? BBINMTS, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। अब देखिए बिम्स्टेक की जेनेसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन इसको सेटअप किया गया था। इसका नाम स्टार्टिंग में बिस्टेक था, फिर म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में, इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। और 2004 में जब भूटान और नेपाल ने इसको ज्वाइन किया तो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं कि जो अपनी बिम्स्टेक है उसकी पोटेंशियल क्या है। देखिए जो सबसे पहला पोटेंशियल आता है बिम्स्टेक का, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है बिम्स्टेक की, वो आती है ब्रिज। अब ब्रिज कैसा? इट इज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब कैसे एज अ ब्रिज एक्ट करता है वो समझते हैं। देखिए साउथ एशिया के इसके अंदर 5 मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। और 2 कंट्रीज जो हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया की, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड। सो जो बिम्स्टेक है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो सेकेंड इंपॉर्टेंस आती है यहां की वो आती है इसकी पॉपुलेशन। जो यहां की पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, दैट इज 21% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट इज 21% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। उसके बाद ट्रेड, जो अपनी नेक्स्ट आ जाती है इंपॉर्टेंस इसकी, वो आती है ट्रेड। यहां पे ईयरली वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड बे ऑफ बंगाल से होकर निकलता है। वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड passes through Bay of Bengal, Bay of Bengal on yearly basis, So ये कुछ सिग्निफिकेंस थी जो बिम्स्टेक है या जो कुछ पोटेंशियल है बिम्स्टेक का उसकी। अब बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है हम उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट से देखना इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। सबसे पहली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम अपने नेबर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, अपने नेबर्स के लिए सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें, इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग होगी उसमें हमारे नेबर्स का भी ध्यान रखा जाएगा, तो उसमें नेबर सबसे पहले आएंगे। तो बिम्स्टेक जो है सबसे पहले इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अप्लाई करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल हो गई, श्रीलंका हो गई, म्यांमार हो गई, ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक के अंदर लाई करती हैं, इनकी मेंबर्स हैं। जो दूसरी आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस वाली एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर थाईलैंड मेंबर है, म्यांमार मेंबर है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी यहां पे अप्लाई कर रहा है बिम्स्टेक। और उसके बाद आता है फेलियर ऑफ सार्क। जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आती है वो आती है फेलियर ऑफ सार्क। थोड़ा सा मैं सार्क के बारे में बता देता हूं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में सार्क के बारे में मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा डिटेल में। देखिए जो अपनी सार्क होती है, सार्क को बनाया गया था साउथ एशिया की रीजनल कॉर्पोरेशन को हैंडल करने के लिए, साउथ एशिया में रीजनल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए। और इसके मेंबर्स थे अपने वही सेम BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसमें आ जाएगा अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में आपस में रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्क को बनाया गया था, लेकिन सार्क एक टोटली फेलियर साबित हुआ जस्ट बिकॉज इसमें कंट्रीज के बीच में आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, म्यूचुअल कोलैबोरेशन नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान देख लो, इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस लेके देख लो, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, नेपाल का इकोनॉमिक क्राइसिस, बांग्लादेश करंटली जो चाइना की तरफ जाता जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से जो बिम्स्टेक है उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है हमारा चाइना। अब चाइना जो है, चाहे हम चाइना का OBOR देख ले, OBOR दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसका मेंबर अपना कौन है? इसका मेंबर अपना बांग्लादेश है। नेपाल जो है, नेपाल भी चाइना की तरफ डाइवर्ट होते जा रहा है। साथ ही साथ जो नेपाल है, नेपाल भूटान को भी किसी ना किसी तरीके से मिलिट्री वेज के थ्रू या डिप्लोमेटिक वेज के थ्रू क्या करना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, उसके को प्रेशराइज करता है भूटान को चाइना। तो ये सब कुछ रीजन है क्यों इंडिया को बिम्स्टेक को बढ़ाने की जरूरत है। कैसे इंडिया बिम्स्टेक के थ्रू चाइना की इन्फ्लुएंस को, जो चाइना के एफर्ट्स हैं इन कंट्रीज को अपनी तरफ मिलाने के लिए, उनको काउंटर कर सकता है। जो हमारा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आती है बिम्स्टेक की आती है वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो मेनलैंड इंडिया जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट से एक कॉरिडोर है जिसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इससे कनेक्ट करता है, जिसको हम यूजुअली चिकन नेक भी बोल देते हैं, इससे कनेक्ट करता है। अब देखिए इसके थ्रू क्या होता है ना, जब इंडिया के थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेके जाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग चीजें लेके जाई जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो वहां की ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से वहां पे सामान महंगा बिकता है। इसीलिए वहां पे जो डेवलपमेंटल रेट है थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। इसमें हेल्प करता है हमारी बांग्लादेश, इस चीज के अंदर हमारी हेल्प करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया को अपना लैंड एक्सेस प्रोवाइड करता है। इंडिया बांग्लादेशी पोर्ट्स के थ्रू सामान लेके जाता है, बांग्लादेश में एंटर करता है और देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर चीजें पहुंचाता है। तो इतनी हेल्प हमारी बांग्लादेश कर देता है। तो इसीलिए जो बांग्लादेश है इंडिया का एक इंपॉर्टेंट नेबर, और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर आता है तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो डेवलप करने का प्रोग्राम चल रहा है सारा, वो सारा का सारा खराब हो सकता है। तो ये सारी अपनी सिग्निफिकेंस थी बिम्स्टेक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चैलेंजेस। बिम्स्टेक के सामने चैलेंजेस कौन कौन से? जो सबसे पहला चैलेंज आता है बिम्स्टेक में वो आता है बायलैटरल इश्यूज, और वो बायलैटरल इश्यूज हैं बिटवीन बांग्लादेश, म्यांमार एंड म्यांमार थाईलैंड। देखिए जो बांग्लादेश म्यांमार है इनमें चल रहा है रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या क्राइसिस। जो रोहिंग्याज हैं म्यांमार के, वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और साथ ही साथ वही रोहिंग्याज बांग्लादेश के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी घुस जाते हैं, स्पेशली कहां पे? वेस्ट बंगाल, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो ये इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है, इंडिया के लिए भी एक दिक्कत वाली बात है। और जो दूसरा बायलैटरल इशू में चीज चल रही है वो है म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं म्यांमार और थाईलैंड के बीच में। तो ये जो सबसे पहला इशू एड्रेस करने की जरूरत है बिम्स्टेक को, वो है बायलैटरल इश्यूज बिटवीन बांग्लादेश, म्यांमार एंड म्यांमार थाईलैंड। जो नेक्स्ट चीज आती है बिम्स्टेक के अंदर, जो वो आती है लेस रिसोर्सेज। जो बिम्स्टेक की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो सारी क्या है? डेवलपिंग, और ये सारी की सारी छोटी इकोनॉमीज है। नेपाल तो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, श्रीलंका खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बाकी कंट्रीज छोटी। इसमें जो सबसे बड़ी जीडीपी बोल सकते हैं वो किसकी है? इंडिया की। तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो अच्छे खासे फंड प्रोवाइड करवा सकती है, अच्छे खासे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। सारी की सारी कंट्री को कलेक्टिवली मिलकर काम करना पड़ता है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। जो अपना नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है BCIM। BCIM जो है वो है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार फोरम, जिसको 2015 में सेटअप किया गया था।
2015 में इसको बनाया गया था। अब देखिए क्या होता है, BCIM फोरम की वजह से इंडिया का जो ध्यान है, इंडिया का जो फोकस है वो डाइवर्ट होता है बिम्स्टेक से। किस तरीके से? देखिए BCIM में अपनी बांग्लादेश है और साथ ही साथ चाइना है। बांग्लादेश इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, और चाइना को इंडिया को काउंटर करना है। अगर BCIM फोरम के थ्रू जो चाइना है बांग्लादेश को अपनी तरफ मिलाने में सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। तो इंडिया को बिम्स्टेक और BCIM में एक दूसरे के ऊपर साथ साथ चलना पड़ता है, दोनों को साथ में ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, और ज्यादा फोकस इंडिया का डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा BCIM में, जस्ट बिकॉज यहां पे चाइना भी एक मेंबर कंट्री है। और जो अपना नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ब्रॉड फोकस एरिया। इसके अंदर 14 कोऑपरेशन पॉइंट्स बिम्स्टेक के हैं, जिसमें हेल्थ, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें शामिल होती हैं। लेकिन जैसा कि हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया, जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा कम है। बिम्स्टेक के जो एरियाज हैं, फोकस एरियाज है, कोऑपरेशन एरियाज हैं, वो तो काफी बड़े हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। जो जैसा कि एक कहावत होती है, सपने बड़े हैं लेकिन पैसे हैं नहीं, तो उसी तरीके से रिसोर्सेज कम है लेकिन फोकस एरिया इनके काफी ज्यादा बड़े हैं। इसके अंदर कुछ चीजें हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स में साइक्लोन आ जाएगा। ये सारी की सारी कंट्रीज साइक्लोन से परेशान रहती है। एक पॉइंट ये अपना ऐड हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और हो जाएगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी में चाइना से सबसे ज्यादा खतरा है कंट्रीज को। अब मैं एक चीज यहां पे डिस्कस कर देता हूं, छोटा सा सार्क और बिम्स्टेक के बीच में छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है क्या, छोटा सा डिफरेंस यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सार्क है, सार्क को सेटअप किया गया था ताकि वो साउथ एशिया, सार्क किस लिए सेटअप की गई थी? ताकि वो साउथ एशियन रीजन पे फोकस कर सके, वाइल जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक दोनों एरियाज पे फोकस करती है, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था बिम्स्टेक में, कि जो बिम्स्टेक है वो एज अ ब्रिज एक्ट करती है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो सार्क है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, वाइल 1997 में सेटअप हुई थी बिम्स्टेक। और जो सार्क है, सार्क के अंदर रीजनल इश्यूज बहुत ही ज्यादा है, कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज हैं। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। वाइल जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू सार्क। थोड़े बहुत कंफ्लिक्ट तो हर जगह होते हैं, बट स्टिल बिम्स्टेक इज मच मोर स्टेबल देन सार्क। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है बातचीत, दैट इज मल्टीलेटरल डिस्कशन। देखिए अगर कोई आपके बीच में, कंट्रीज के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है या कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, तो बिम्स्टेक का यूज करके वो कंट्रीज क्या कर सकती है? एक दूसरे के साथ मिलके डिस्कशन करके उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकती हैं। दूसरी चीज जो आती है कनेक्टिविटी। वैसे भी कॉपरेशन एरियाज में जो कनेक्टिविटी है वो तो एक फोकस एरिया है ही, तो कनेक्टिविटी को बढ़ाओ। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है IMT हाईवे, दैट इज इंडिया म्यांमार थाईलैंड, जो ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, इंडिया से होके कहां तक जाएगा? ये थाईलैंड तक जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है इंडिया का रोल। अभी रिसेंटली जो समिट हुई थी बिम्स्टेक की, उसमें इंडिया वॉज लार्जेस्ट फंड कंट्रीब्यूटर। इंडिया लार्जेस्ट फंड कंट्रीब्यूटर था जो बिम्स्टेक की रिसेंटली समिट हुई थी। तो यहां पे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल बन जाता है, बहुत ही बड़ी चीज आ जाती है कि इंडिया बिम्स्टेक को कैसे आगे लेके जाएगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज डेवलपिंग है, ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो इंडिया का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल बनता है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से यूज करना है और अपनी एशिया में अपनी एक प्रेजेंस बनानी है। So guys, this is all about BIMSTEC. You guys can follow us on Telegram as well, and please do subscribe the channel and press the bell icon as well, ताकि आपको in future notification मिल सके। Thank you so much. All the best. Bye bye.